वैसे कुछ भी कहिए, मजा तभी आता है जब चाय गर्म हो या न्यूज भी गर्म हो। और सियासत से जुड़ी गर्मा गर्म खबरों की शुरुआत करते हैं इस गर्म चाय के साथ। और सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की। वही राहुल गांधी जिन्हें कांग्रेस पार्टी देश का अगला प्रधानमंत्री बता रही है। वही राहुल गांधी जिन्हें विपक्ष सियासत में अभी बच्चा करार दे रहा है। वही राहुल गांधी जो गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के अमेठी से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी को अमेठी पर और अमेठी को राहुल गांधी पर उतना भरोसा नहीं रहा। तभी तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी के अलावा किसी और जगह से भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कम से कम चाय की चौपालों पर तो ऐसी ही चर्चा है। क्या 2 सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे राहुल गांधी? क्या अमेठी के साथ साथ नांदेड़ से भी आजमाएंगे किस्मत? सियासत के गलियारे में 2019 के लोकसभा चुनाव पर चाय की चुस्कियों के साथ तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। नई अटकलबाजी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सीट को लेकर है। चर्चा है कि राहुल गांधी अमेठी के साथ एक और सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट का नाम लिया जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश की किसी सुरक्षित सीट से भी उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कांटे की टक्कर दी थी। बताया जा रहा है कि इसलिए कांग्रेस कोई जोखिम लिए बिना राहुल के लोकसभा पहुंचने का रास्ता साफ करना चाहती है। हालांकि पार्टी ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि ये विरोधी दल का प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट चरम सीमा पर है कि इस तरीके की अफवाहें फैलाकर माहौल बदलने का काम कर रहे हैं। 2019 में उनकी हार निश्चित है। राहुल गांधी जी जहां से लड़ते आए हैं वहीं से लड़ेंगे और इस तरीके की अफवाहें फैलाना उससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा हड़बड़ाया हुआ है और बौखलाया हुआ है। इस वजह से फिर से झूठे अफवाहें फैलाने में लगा हुआ है। राहुल गांधी भले ही 2 सीटों से चुनाव ना लड़े, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसा कई बार हो चुका है जब बड़े नेता 2 सीटों से चुनाव मैदान में उतरे हो। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी खुद वाराणसी और वडोदरा से चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। 1999 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अमेठी और बेल्लारी सीट से चुनाव जीता। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा और लखनऊ से चुनाव जीते। 1980 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली और मेंढक सीट से चुनाव लड़ा। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ना कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नारायण दत्त तिवारी को कितना महंगा पड़ा था। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद एनडी तिवारी को पीएम बनाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन ताउम्र हर चुनाव में जीत का परचम लहराने वाले तिवारी ये चुनाव हार गए और साथ ही पीएम पद की रेस से भी बाहर हो गए। टीम न्यूज नेशन। जरा सोचिए, क्या कभी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक हो सकते हैं? क्या कभी दिन और रात एक हो सकते हैं? या कहिए कभी बीजेपी और कांग्रेस एक हो सकते हैं? इन तीनों सवालों का जवाब होगा नहीं। लेकिन यह सियासत है। यहां एक कप प्याले चाय में तूफान आ सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच गए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर। क्यों पूछे, क्या कुछ उसकी वजह थी, ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं राजनीति में हमेशा के लिए ना तो कोई दोस्त रहता है और ना ही कोई दुश्मन। सियासी बिसात ही ऐसी है कि यहाँ नफा नुकसान को देखकर कदम बढ़ाया जाता है। अब मध्य प्रदेश की राजनीति को ही देख लीजिए। एमपी कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार देर रात पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंच गए। जैसे ही इस मुलाकात की खबर फैली, पत्रकारों की टोली फौरन ही शिवराज सिंह के बंगले के बाहर पहुंच गई। मुलाकात के बाद सिंधिया को छोड़ने के लिए चौहान उनकी गाड़ी तक आए। पत्रकारों के सवाल के जवाब में ज्योतिरादित्य ने साफ लफ्जों में कहा कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं जो राजनीतिक विरोध की छाया आपसी रिश्तों पर पड़ने दें। देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो जिंदगी में करवाहट लेकर पूरी जिंदगी बिताऊं। जैसे कहा जाता है, रात गई बात गई। हमें आगे की बात की सोचनी होगी और अभी मध्य प्रदेश को संवारना है, मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल रखना है और उसमें हमें सबको साथ में लेके चलना है। ये मुलाकात कितनी व्यक्तिगत थी और कितनी राजनीतिक, इस पर कोई औपचारिक बयान तो नहीं आया। करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, ये भी सामने नहीं आ पाया।
दोनों नेताओं ने खुलकर कुछ नहीं कहा। हाँ, दोनों ने ये जरूर माना कि उनके बीच कोई गिला शिकवा नहीं। सामान्य शिष्टाचार की भेंट थी। मोबाइल नीचे मिले और बातचीत की, न गिले हैं न शिकवे। दोनों ने इशारों में शिकवे शिकायत दूर करने की बात कही। अब सवाल है कि इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अटकलें ये हैं कि बीजेपी इस सीट से उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया को टिकट दे सकती है। तो क्या आम चुनाव को लेकर अभी से समीकरण बनाए जा रहे हैं? बहरहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मुलाकात से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राजनीति के दो ध्रुवों पर खड़े नेताओं के बीच लेट नाइट मीटिंग से चुनावी राजनीति के प्याले में क्या कोई तूफान उठता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। वैसे मुलाकात के बाद जब अटकलों का दौर शुरू हुआ तो फिर दोनों की तरफ से सफाई भी दी गई और इसे महज शिष्टाचार मुलाकात कहा गया। चलिए मध्य प्रदेश से निकलते हैं और रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। वही पश्चिम बंगाल जहां के दार्जिलिंग की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सिर्फ चाय कड़क नहीं है, सियासत भी कड़क है। और वही वजह है जिसके चलते ममता बनर्जी और बीजेपी में लगातार सियासी घमासान नजर आता है। और इस सियासी घमासान के बीच आज एक तस्वीर देखने को मिली जब पश्चिम बंगाल के मालदा में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और अपनी रैली में तृणमूल कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। पश्चिम बंगाल के सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मालदा में रैली की। उन्होंने ममता सरकार पर तीखे हमले किए। पूरे प्रशासन का राजनीतिकरण कर दिया गया। मेरा हेलीकॉप्टर उतारना है तो भी परमिशन नहीं है, हमें यात्रा करनी है परमिशन नहीं है। मैं तो डीएम की स्थिति समझता हूं बेचारे की, क्या करे, परमिशन दे दी तो दीदी को पायमान हो जाएगी, मगर ये दिन बहुत नहीं है। आपने सुना, अमित शाह हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का जिक्र कर रहे थे। दरअसल सोमवार को खबर आई थी कि मालदा प्रशासन अमित शाह के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दे रहा। बताया जाता है कि प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जब इस मुद्दे पर विवाद बढ़ा तो प्रशासन ने इजाजत दे दी। हालांकि ममता सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की परमिशन देने से इनकार किया गया था। Landing, government gave, police gave all the permission. That is wrong. They are distorting. They are misinforming the people, and it is absolutely not true. We are not BJP. बहरहाल अमित शाह अपने भाषण में इसी का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने ममता सरकार को लेफ्ट सरकार से भी ज्यादा खराब करार दिया। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि ममता दीदी को डर था कि अगर बीजेपी की सियासी यात्रा राज्य में निकलती है तो टीएमसी सरकार की अंतिम यात्रा निकल जाएगी। कम्युनिस्ट तो बुरे थे ही, आप लोगों ने, ये महान बंगाल की जनता ने कम्युनिस्टों को निकालने के लिए परिवर्तन किया और तृणमूल को लाया, मगर तृणमूल ने एक तो शासन इस प्रकार से चलाया, आज बंगाल की जनता कहती है इनसे तो कम्युनिस्ट अच्छे थे। इस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने शासन चलाया। अमित शाह के मिशन बंगाल पर बीजेपी की विरोधी पार्टियों की भी नजर है। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष पर निशाना साधा। अमित शाह एक जगह जगह कोई न कोई ऐसा इशू बनाते हैं जिससे कि अनावश्यक रूप से विवाद पैदा हो। अब चुनाव होगा, सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में आएंगी, जनसभाएं करेंगी, तो एक मर्यादा तो रखनी होगी। जो प्रशासन की तरफ से जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो रेगुलेट किया जाता है इसके शेड्यूल को, तो उसको पालन करना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। आम चुनाव में बीजेपी की नजर इन सीटों पर है, इसीलिए अमित शाह मिशन बंगाल चला रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। पिछले ही हफ्ते ममता बनर्जी ने विरोधी दलों के नेताओं की महारैली कर बीजेपी को चुनौती दी थी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जाएगी, बंगाल में दीदी और बीजेपी की सियासी जंग और तेज होती जाएगी। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन।
तो एक तरफ पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तृणमूल कांग्रेस पर सियासी हमले कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र और वहां पर सीधे सीधे कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक का नाम लिया और साफ साफ आरोप लगाया कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बयान का हवाला देकर मोदी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। साथियों, आप में से अनेक लोगों ने हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर कही एक बात जरूर सुनी होगी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली से जो पैसे भेजती है उसका सिर्फ 15% ही लोगों तक पहुंच पाता है। अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा गांव में पहुंचता है, 85 पैसे छूमंतर हो जाते हैं। मोदी सरकार का हमला यही नहीं रुका, उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और आरोप लगाया कि यूपीए के दौर में भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। अफसोस ये रहा कि बाद के अपने 10-15 साल के शासन में भी इस लूट को, इस लीकेज को बंद करने का प्रयास नहीं किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार में करप्शन को लेकर नो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस 85% की लूट को 100% खत्म कर दिया है। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी के इस आक्रामक तेवर को बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी राफेल मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल का दावा है कि राफेल सौदे में घोटाला हुआ है। कांग्रेस के इस दांव को फेल करने के लिए बीजेपी हर मोर्चे से पलटवार कर रही है। सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे सियासत से जुड़ी तमाम गर्मा गर्म खबरों के साथ, गर्म चाय के साथ। आप देखते रहिए न्यूज नेशन।